हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर चल रहा था विद्युत आवेश व क्षेत्र, उसमें अपन ने 2 क्लासें कर ली। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कूलॉम के नियम के बारे में। तो देखो, अपन ने पीछे की जो दो क्लासें थी उसमें अपन ने चार्ज का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद में चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज के गुणधर्म पढ़े। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कूलॉम के नियम के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम के नियम की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, फिर बोर्ड की क्लास में यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन बहुत ही जीरो लेवल से अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कूलॉम नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1875 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कब किया एक्सपेरिमेंट? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1875 में। 1875 में एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। और इस प्रयोग में इन्होंने किसके बारे में बताया? इस प्रयोग में इन्होंने विद्युत आवेश के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इन्होंने सबसे पहले अपना स्टेटमेंट क्या था, वो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने कंसिडर किया कि जैसे मान लो कि अपने पास 2 पॉइंट चार्ज, एक Q1 मान लिया और दूसरा क्या मान लिया, Q2 मान लिया। क्या है ये? पॉइंट चार्ज। और किस पे हैं? रेस्ट पे। किस पे हैं? रेस्ट पे। तो इन्होंने कहा कि मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज हैं और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, वो है R। वो कितनी है? R। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? इन्होंने ये बताया कि इनके मध्य लगने वाला, यानी कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा वो किसके समानुपाती होगा? इन दोनों आवेश के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण व आकर्षण या कर लो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मैग्नीट्यूड इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो क्या हो गया? कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट हो गया। ये इसका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। कूलॉम के नियम के क्या हो गया? स्टेटमेंट होगा कि कूलॉम का नियम क्या कहता है कि जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट चार्ज हो, यानी कि चार्ज वो क्या होना चाहिए? बहुत ही छोटा, एकदम बिंदु आवेश होना चाहिए। और वो किस पोजीशन पे होना चाहिए? रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी लग सकता है। तो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण जो होगा, वो उन दोनों आवेश के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां
यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज Q1 है, ये जो चार्ज Q2 है, इनके मध्य लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q1 Q2 के होगा। उसके बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये क्या हो गया, कूलाम के नियम का स्टेटमेंट होगा। अगर एग्जाम से अपन ने पूछे कि कूलाम का नियम लिखिए तो अपने को क्या स्टेटमेंट लिखना है कि इस कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर तथा बिंदु आवेश, तो इसमें देखो ध्यान क्या रखनी है, आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और कैसे कैसे होने चाहिए, एकदम पॉइंट चार्ज होने चाहिए। आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा वो इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता। तो ये तो हो गया इसका कथन। अब देखो इसको अपन लिखते हैं, इस फॉर्मूले को अपन ड्राइव करते हैं कि यहाँ पे अपन ने देख लिया कि लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो अपन ने क्या देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 Q2 होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/r², जहां पे Q1 और Q2 क्या है, बिंदु आवेश है, और R क्या है, आवेशों के मध्य की दूरी है। अब देखो अपन इनको एक साथ कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। अब यहां पे ये समानुपाती का निशान है, इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2/r²। तो यहां से ये क्या हो गया, कूलाम के नियम का फॉर्मूला हो गया कि लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है वो किसके बराबर होता है, K Q1 Q2/r²। जहां हियर K क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक, ठीक है। अब इस समानुपाती नियतांक को अपन क्या ले सकते हैं, और R क्या है, R आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। अब अपन इस समानुपाती नियतांक को डिफाइन करते हैं कि जो समानुपाती नियतांक है वो अगर निर्वात के लिए देखें, अपन किसके लिए देखें, निर्पात के लिए, तो अपन यहां से ये लिख सकते हैं कि K जो है वो किस पे निर्भर करता है, एक तो आवेशों के मध्य जो माध्यम होता है उस माध्यम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहां से अपन नोट लगा के एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि K का जो मान होगा, K का मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। K डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यानी कि मीडियम पे निर्भर करेगा। तो यहां से अपन K को निर्वात के लिए अगर लिखें, निर्वात के लिए लिखें, निर्वात के लिए या फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K बराबर 1/4πε0। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपन फ्री स्पेस के लिए लिखना चाहे तो फ्री स्पेस के लिए कितनी होगी, 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, K की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो यहां से निकाल सकते हैं K की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर होती है, Q1 Q2 यानी कि आवेश की क्या होगी, कूलाम होगी। तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहां से इसकी अपन यूनिट लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये K का मान किसके लिए आ गया, ये जो K का मान आया है ये आया है निर्वात के लिए। किसके लिए आ गया, निर्वात के लिए। तो निर्वात में इसका मान कितना होता है, निर्वात में इसका मान कितना होगा, 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 9 10 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये मान अपने को क्या करना है, याद रखना है। कई बार इसमें अपने को एग्जाम में K की वैल्यू पूछ सकते हैं कि इसका समानुपाती नियतांक K है कूलाम के नियम में, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसमें अपने को और भी जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो क्या होती है, इसका जो मात्रक है ये अपने को ध्यान में रखना है।
एग्जाम में क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सभी ऑप्शन में सेम मिल सकती है, लेकिन किसको चेंज कर देगा, वो इसकी जो यूनिट है उसको चेंज करके लिख देगा। तो इसको अपन पे थोड़ा सा क्या करना है, इसको फोकस करना है, ठीक है। अब देखो यहां से अब अपन क्या लिख सकते हैं, निर्वात में लगने वाला जो बल का मान होगा, यानी कि यहां से अपन एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट से इसको डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू अपन लेते हैं, इसकी जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 8 × 10⁻⁻12। अब देखो इसकी यूनिट कितनी होगी, अब इसकी यूनिट यहां से निकालेंगे तो इसकी यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो मान है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। एक ये मान भी अपने को क्या करना है, याद करना है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, या आपसे पूछ ले कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो कितना होता है 8.854 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो कई बार एग्जाम में इसकी विमीय सूत्र पूछ लेते हैं, इसका क्या पूछ लेते हैं, विमीय सूत्र पूछ लेते हैं। तो इसका विमीय सूत्र अपन लिखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, इसका क्या पूछ लेते हैं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए अपने को देखो इसका मात्रक पता है, तो मात्रक लिख दो। देखो मात्रक क्या होता है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दें तो कूलॉम की डायमेंशन क्या होती है, A1 T1 का क्या है, स्क्वायर है, बट्टे न्यूटन का क्या हो जाएगा, M1 L1 T-2, और उसके बाद मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, L की पावर, L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, बाय सॉल्विंग इसको विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, m की पावर, ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, -1, तो m की पावर कितनी, -1। उसके बाद में l देखो कितना हो गया, L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, तो l की पावर 3 प्लस की है, ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो l की पावर -3। उसके बाद में t की पावर देख लो, t की पावर ऊपर कितनी है, t की पावर ऊपर हो गई 2, t की पावर ऊपर कितनी हो गई, 2 हो गई, और नीचे -2, तो ऊपर जाएंगे कितनी हो जाएगी, +2, तो कितनी होगी, t की पावर 4, और a की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, कितनी हो गई, a की पावर 2 हो गई। तो ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र। तो ये भी अपने को क्या करना है, याद करना, ये भी अपने को क्या करना है, याद करना। तो यहां पे अपन ने देख लिया कि फ्री स्पेस या निर्वात में लगने वाला जो बल होता है वो कितना हो गया। तो यहां से F, अब K की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहां से, तो अब अपन यहां पे लिख सकते हैं निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो यहां पे निर्वात में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, देखो तो यहां से अपन F को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये क्या हो गया, निर्वात में लगने वाला बल हो गया। अब यहीं से अपन क्या ले सकते हैं, सेम आवेश जो ले, अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज ले और उसको अगर अपन किस में रखें, किसी भी माध्यम में रखें, तो उस समय उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा। तो अपन लिखेंगे समान परिमाण के आवेशों पर, समान परिमाण के आवेशों पर माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल, यानी कि अपन फोर्स देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, कि प्रेजेंस ऑफ मीडियम पे लगने वाला जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहां से अपन कितना ले सकते हैं,
एफ एम बराबर, अब अपन मीडियम में देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे ये जो है हियर ये जो एप्सिलॉन है इसको क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, तो माध्यम की विद्युतशीलता कहेंगे। तो देखो इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर अपने को एप्सिलॉन नोट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एप्सिलॉन नोट दे रखा हो, तो ये तो किसकी है, निर्वात की है। ये किसकी विद्युतशीलता है, निर्वात की। तो निर्वात के लिए अपने को ये लेना है, और अगर उन आवेशों के बीच में अपने को क्या दे दे, मीडियम दे दे, तो मीडियम दे तब अपने को उसकी परमिटिविटी क्या लेनी है, एप्सिलॉन लेनी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, निर्वात के मध्य लगने वाला बल हो गया, और ये क्या हो गया, माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो गया। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं पैराविद्युतांक के बारे में, देखते हैं किसके बारे में, देखते हैं पैराविद्युतांक या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में अपन पढ़ते हैं। पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, और कई बार इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो पैराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात जो होता है, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसको डिनोट करेगा, पैराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करता है। तो अपन एप्सिलॉन आर को यहां से क्या ले सकते हैं, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं, फोर्स ऑन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स ऑन मीडियम। ठीक है, तो फोर्स ऑन फ्री स्पेस यहां से अपना एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ अपॉन एफ है, ये निर्वात में लगने वाला बल हो गया, और ये क्या हो गया, माध्यम में लगने वाला। तो अब अपन लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बट्टे एफ एम की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बच रहा है उसको लिख देंगे। तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 4 पाई से 4 पाई गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। तो यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू अपनी आने वाली है ये किसके बराबर हो जाएगी, अब ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी इसको अपन एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसको किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। हाँ, तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। एक ये वाला भी अपने को क्या करना है, याद करना है। तो यहां से इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, इसका अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है वो किसको डिनोट करता है, रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें थ्योरेटिकली तो लिख सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता
विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को परिभाषित करता है। तो यहां से ये चीज क्लियर होगी। अब देखो इसके लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 2-3 अपन इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लेते हैं। एक तो अपन लिख लें एयर के लिए, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो अपन लिख लेते हैं एयर के लिए, लिख लें कि एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। एयर के लिए कितनी होगी 1 एयर, या इसको क्या बोलते हैं फ्री स्पेस बोलते हैं। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और एक जो अपनी धातु जो होती है ना धातुएं, उनके लिए इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। धातु के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। तो ये अपने को याद रखना। कई बार यहां से देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। अब देखो अब अपन देखेंगे कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो अपना एप्सिलॉन है और ये जो एप्सिलॉन है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये किस प्रकार से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और इनमें चेंज करने पर आवेशों के मध्य लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है और जो रिपल्सिव फोर्स है उसमें किस प्रकार से चेंज होता है, तो वो चीज अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि F बराबर जो होता है, अब अपन मीडियम के लिए देखें कि मीडियम के लिए एफ एम क्या लिख सकते हैं। तो मीडियम के लिए क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अब यहां से अपन ने क्या देखा, यहां से अपन ने देख लिया एप्सिलॉन आर है वो किसके बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां से एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां से ये जो मान होगा, ये वाला जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q1 Q2/r²। अब ये जो मान है ये किसके लिए आया है, ये जो मान है ये किसके लिए आया है माध्यम के लिए आया है। किसके लिए है माध्यम, फॉर मीडियम, क्योंकि अपने यहां से परमिटिविटी ऑफ मीडियम को किससे रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से डिनोट कर दिया। अब देखो दूसरा जो कंसेप्ट है वो अपन ने देखा कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है F/F m होता है। अब यहां से अपन F m को किस प्रकार से लिख सकते हैं F/एप्सिलॉन आर से क्या कर सकते हैं इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम में लगने वाला जो बल होता है या माध्यम में लगने वाला जो बल होता है वो निर्वात में लगने वाले बल से क्या होता है ज्यादा होगा कि कम होगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि निर्वात में लगने वाले बल को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे एक चीज अपनी क्लियर हो गई कि अगर किसी भी राशि में अपन किसी भी संख्या का भाग दें तो वो क्या होगी कम होगी कि ज्यादा होगी। अगर गुणा करते हैं तो बढ़ती है और भाग देते हैं तो क्या होती है कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम में लगने वाला बल जो होता है वो निर्वात में लगने वाले बल से कितना गुना कम हो जाता है 1/एप्सिलॉन गुणा क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो यहां से अपन नोट लगा के एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माध्यम में लगने वाला जो बल है यानी कि माध्यम में लगने वाला बल निर्वात का कितना गुना होता है 1/। तो माध्यम यानी कि आवेशों के मध्य अगर अपन क्या कर लेंगे किसी भी मीडियम को लेके आएंगे तो उनके बीच में लगने वाला क्या फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। तो अगर अपने को फोर्स को मैक्सिमम अगर लेना है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा वहां पे फ्री स्पेस या एयर अपने को लेनी है। तो देखो एक डिपेंडेंसी देख लेते हैं कि K का जो मान होता है कि फोर्स किस प्रकार से बढ़ेगा किस प्रकार से घटेगा। कि अगर आप मान लो कि एप्सिलॉन की वैल्यू अपन बढ़ाते हैं क्या करें एप्सिलॉन की वैल्यू क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू क्या होगी K कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी और कांस्टेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी देन फोर्स भी क्या होगा डिक्रीज होता है। जस्ट इसका अपोजिट ले कि एप्सिलॉन की वैल्यू अपन डिक्रीज करें तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर अपन डिक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी
इंक्रीज हो जाएगी, और के की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात अपने को यहां पे याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि F बराबर होता है अपना K1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अपन किसको इंक्रीज करें, एप्सिलॉन को इंक्रीज करें, तो एप्सिलॉन और के क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर इंक्रीज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करेंगे, तो इसको इंक्रीज करने पे ये रेसिप्रोकल है इसका, तो इसको इंक्रीज करने पे ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब के फोर्स के क्या है, के फोर्स के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो के अगर बढ़ा तो एफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेकंड वाला हो जाएगा कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे तो के इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये इसका अगर व्युत्क्रम है तो के की वैल्यू इसका मान घटाने पे इसका मान बढ़ जाएगा, इसका मान बढ़ा तो फोर्स का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये वाला हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट लें कि अगर अपन इसकी परमिटिविटी को क्या कर दे, बढ़ा दे, परमिटिविटी को क्या करें, बढ़ा दें, तो परमिटिविटी अगर बढ़ाएंगे, परमिटिविटी बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। के की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो क्या ये बात क्लियर हुई कि अगर अपन किसी भी दो बिंदु आवेशों के मध्य अगर माध्यम को रखते हैं तो उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका मान क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाता है। अगर अपन निर्वात रखेंगे, अब देखो तो फोर्स का मान मैक्सिमम कब होता है, तो फोर्स का मान मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्या होगा, मिनिमम होता है। और ये मिनिमम किसके लिए होता है, फ्री स्पेस के लिए होता है। किसके लिए होता है, फ्री स्पेस के लिए। तो फोर्स जो मैक्सिमम होता है वो कहां पे मिलेगा अपने को, निर्वात या फ्री स्पेस में मिलता है। किसमें मिलता है, निर्वात या फ्री स्पेस में। अब ये तो बात क्या हो गई इंक्रीज और डिक्रीज करने की। अगर जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू क्या कर दी जाए कि एप्सिलॉन है इसकी, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी कर दी जाए, कि मान लो कि जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है जो नीट के एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि जैसे मान लो कि पहले निर्वात में दो आवेश है, ठीक है, तो उनके मध्य एफ फोर्स लग रहा है, उनके मध्य क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम निर्वात है, इस निर्वात को किससे रिप्लेस कर दें, इन दोनों आवेशों के मध्य अपन एक कॉपर या धातु की क्या रख दें, प्लेट रख दें। क्या रख दें, कॉपर या धातु की या कोई भी मेटल अपन ले लें, उसकी अगर प्लेट रख दें तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखो मेटल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो को अगर इससे गुणा करेंगे, अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो के का मान कितना हो गया, जीरो। और जीरो को अगर इससे गुणा करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान में रखें, अगर दोनों आवेशों के मध्य धातु रख दें तो उनके मध्य कोई भी बल एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके मध्य लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हो गया अपना कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम अपन ने, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अपन ने पढ़ लिया कि कूलाम का नियम, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लिया कि इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती होगा। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उसके बाद में अपन इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लिया कि F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जहां पे K क्या होता है, समानुपाती नियतांक है, R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। फिर K जो समानुपाती नियतांक होता है वो किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए K की वैल्यू, फ्री स्पेस के लिए अपन ने इसकी वैल्यू देखी 9 × 10⁹। मात्रक इसका हमेशा ध्यान में रखना है, क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो मान है वो कितना होता है, 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। कई बार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी अपन से पूछ लेता हूं, तो इसका डायमेंशन हमेशा ध्यान में रखनी है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो डायमेंशन है वो कितनी होती है,
m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये इसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो यहां से देखो इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाला कई बार अपन से पूछ सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है ना। तो बोर्ड के एग्जाम में इनका ये तीनों चीजें अपने से पूछ सकते हैं। उसके बाद में अपन देखें कि जिस प्रकार से अपन निर्वात के लिए देखा उसी प्रकार से माध्यम के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, FM मीडियम के लिए कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, अपनी माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। उसी प्रकार से फिर अपन ने पैरा विद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता को अपन ने देख लिया कि एप्सिलॉन R है वो किस किस का रेशियो होता है, या तो अपन ये लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले आवेशों के मध्य बल के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, पैरा विद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक को परिभाषित करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, फिर अपन इसकी डिपेंडेंसी देख ली कि मीडियम पे किस प्रकार से, मीडियम को परमिटिविटी ऑफ फ्रीज पे या परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अपन इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो किस प्रकार से लगने वाला जो फोर्स है वो चेंज होता है। अब अपन बात करेंगे कूलाम के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। किसके बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपने को क्या रखने हैं, हमेशा ध्यान में रखने। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कूलाम का नियम जो होता है वो हमेशा किसके लिए वैध होता है, हमेशा बिंदु आवेश को होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो रेस्ट पर होना चाहिए, तभी कूलाम का नियम क्या होता है, वैलिड होता है, अदरवाइज कूलाम का नियम वैलिड नहीं होता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपने को क्या याद रखना है कि कूलाम का नियम केवल पॉइंट चार्ज तथा स्थिर आवेशों के लिए वैध होता है, स्थिर आवेशों के लिए वैध होता है। अगर गलती से आवेश है वो किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, अगर वो रेस्ट से किस में चला जाए, मोशन में चला जाए, तो क्या कूलाम का नियम वैलिड होगा, तब कूलाम का नियम वैलिड नहीं होता है। यदि आवेश गतिशील अवस्था में आ जाए, किस अवस्था में आ जाए, गतिशील अवस्था में आ जाए, तो कूलाम का नियम वैध नहीं होगा, वैध नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यही है कि कूलाम का नियम कब वैध होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है कि चार्ज वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, हमेशा बिंदु आवेश एकदम पॉइंट के जैसा होना चाहिए, बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए कि अपन ने बहुत बड़ा आवेश लिया, बहुत बड़े आवेशों के लिए नहीं, सिर्फ कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, तभी कूलाम का नियम क्या होता है, वैलिड होता है। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो कूलाम का नियम वैलिड नहीं होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी अगर अपन देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। उसके बाद में ये जो लगने वाला फोर्स जो होता है वो लाइन जॉइनिंग फोर्स होता है। लाइन जॉइनिंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कंसीडर कर लो दो चार्ज, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये लगने वाला फोर्स हमेशा इसके क्या होता है, अनुदिश होता है। यानी कि इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में, इस पे, इसके द्वारा इसके ऊपर लगने वाला इस, अगर दोनों क्या है, सेम चार्ज, दोनों क्या है, सेम चार्ज, तो अपन ये लिख सकते हैं कि यह है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये एक लाइन जॉइनिंग फोर्स है जो हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली जो सेंटर, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के क्या लगेगा, अलोंग लगेगा, अनुदिश लगेगा। इसका मतलब ये कैसा बल है, केंद्रीय बल है, यह केंद्रीय बल है, यानी कि सेंट्रल फोर्स है,
कैसा फोर्स है भाई? सेंट्रल फोर्स। उसके बाद में और प्रॉपर्टी क्या ले सकते हैं? ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या हुआ कि अगर दूरी का वर्ग का दूरी का जो स्क्वायर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो? बल के। तो इस प्रकार के रिलेशन को अपन क्या कहते हैं कि किस नियम को फॉलो करता है? व्युत्क्रम वर्ग। इसी प्रकार से अपन ने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये भी किस नियम को फॉलो करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करता है। तो यह है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहला फैक्ट क्या हो गया कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा और चार्ज किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। दूसरी क्या हो गई कि ये जो फोर्स जो होता है वो हमेशा एक लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। और उसके बाद में व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन भी करते हैं। उसके बाद में अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो ये हमेशा क्या होगा? संरक्षी प्रकृति का होगा। तो यह बल संरक्षी प्रकृति का होता है। यह बल कंजर्वेटिव नेचर का होता है। यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं करे, ठीक है ना? पाथ पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद में और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ले सकते हैं? क्या हो गया? अपन ने देख लिया सेंट्रल हो गया, उसके बाद में बिंदु चार्ज हो गया, उसके बाद में लाइन ज्वाइनिंग होता है, उस व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। और अपन क्या ले सकते हैं कि ये जो बल होते हैं कि अगर मान लो कि दोनों चार्ज समान है, यानी कि Q1 और Q2 क्या है? समान प्रकृति के हैं, तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो कैसा बल लगेगा? इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। यदि Q1 तथा Q2 समान प्रकृति के हैं, अर्थात Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो लगने वाला बल किस प्रकृति का होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण प्रकृति। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? यदि Q1 और Q2 अपोजिट प्रकृति के हों, असमान, यानी कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो Q1 Q2 इज लेस देन क्या हो जाएगा? 0। और Q1 Q2 इज लेस देन 0 होगा, तब लगने वाला बल कैसा होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। तो लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा। उसके बाद में और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है? तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर अपन दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि दोनों चार्जों का जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम कर दें तो कूलाम का नियम वैलिड नहीं होता है। अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से अपन कम कर दें तो कौन वैलिड होने लगेगा? कौन इफेक्टिव होगा? तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? यदि आवेशों के मध्य दूरी आवेशों के मध्य दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम कर दी जाए तो कूलाम का नियम वैध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में
आवेशों के मध्य कूलाम बल न लग के कौन सा बल लगेगा, नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ऐसी स्थिति में आवेशों के बीच कूलाम बल न लगकर नाभिकीय बल प्रभावी होगा। कौन सा बल प्रभावी होगा, नाभिकीय बल प्रभावी होता है। उसके बाद में और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या ले सकते हैं कि जैसे मान लो, क्या मान लें कि कोई भी चार्ज, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, इस प्रकार से कोई चार्ज, ठीक है। अपन ले रहे हैं 3 चार्ज ले लिए। अब अपन ये देखें कि Q1 और Q2 के मध्य वाला जो बल है वो अपन ने मान लिया F12 है। कितना है, F12 है। और तीसरा चार्ज कौन उपस्थित है, Q3 उपस्थित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये 2 चार्ज इंटरेक्शन होता है। ये जो कूलाम फोर्स जो होता है वो 2 चार्ज इंटरेक्शन से होता है। 2 चार्ज इंटरेक्शन से मतलब क्या हुआ कि Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल का जो मान होगा वो Q3 के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब कि जब इन दोनों के बीच में कोई भी बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके कारण प्रभावित नहीं होगा, Q3 के कारण प्रभावित नहीं होता है। अगर Q1 और Q3 के मध्य बल लग रहा है तो किसके कारण प्रभावित नहीं होता है, Q2 के कारण नहीं होगा। Q2 और Q3 के मध्य लग रहा है तो किसके कारण प्रभावित नहीं होता है, Q1 के कारण प्रभावित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलाम बल जो होता है वो अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित ही नहीं होता, यानी कि उसके साथ में 2 चार्जों के मध्य अगर बल लग रहा है तो उसके पास में कितने चार्ज प्रेजेंट हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज पे वो निर्भर नहीं करता। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 2 आवेशों के मध्य 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान अन्य चार्ज की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता। तो ये हो गए अपने कूलाम के नियम की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने को ध्यान में रखनी थी वो हो गई। देखो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि कूलाम का नियम कब वैलिड होगा। कूलाम का नियम तभी वैलिड होता है जब अपने चार्ज हों कैसे हों, पॉइंट चार्ज हों और कैसे हों, रेस्ट में हों। दूसरा क्या होना चाहिए कि ये जो बल होते हैं यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके हमेशा क्या होते हैं, अनुदिश लगते हैं। क्या लगते हैं, इन दोनों के अनुदिश लगें, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होता है। उसके बाद में ये कैसे फोर्स हैं, सेंट्रल फोर्स हैं। कैसे फोर्स हैं, सेंट्रल फोर्स हैं। उसके बाद में ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या हुआ कि F बराबर अगर अपना 1/r² हो, यानी कि r² का रेसिप्रोकल हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं कि ये जो होते हैं वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जैसे एक तो ये कूलाम फोर्स हो गया, उसके बाद में ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो भी किस नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि अगर दोनों जो चार्ज हैं अगर सेम प्रकृति के हो, सेम नेचर का हो, तो उसके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। अगर अपोजिट नेचर के हैं तो कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। उसके बाद में अपन ने देख लिया कि अगर डिस्टेंस किससे कम हो जाए, इससे कम हो जाए, तब उसके मध्य कूलाम बल नहीं लगेगा। तो कौन सा बल इफेक्टिव हो जाएगा, तो उस स्थिति में नाभिकीय बल क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। जो कि अपने एटम वाली स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि न्यूक्लियर जो फोर्स होता है उसकी रेंज जो होती है, प्रास जो होती है बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर के समथिंग होती है। उसके बाद में और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति पे निर्भर नहीं करता है कि उसके पास कितने चार्ज हैं। ये 2 बॉडी इंटरेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अब अपन इसका वेक्टर जो फॉर्म है वो और देख लेते हैं। कूलाम का नियम का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ।
बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको और कर लेते हैं साथ के साथ। कि जैसे मान लो कि अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया अपन ने, ये एक्स हो गया, ये वाई। अब यहां पे अपन ले रहे हैं दो चार्ज ले रहे हैं, एक चार्ज Q1 लिया और दूसरा चार्ज कौन सा लिया, Q2 लिया। एक चार्ज Q1 ले लिया, एक चार्ज क्या ले लिया, Q2 ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। 0 0 इसका क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट। अब अपन देख रहे हैं कि Q1 है, उसका ओरिजिन पॉइंट से स्थिति सदिश हो गया अपना R1, क्या हो गया, R1 वेक्टर हो गया। और जो Q2 है उससे स्थिति सदिश अपना हो गया R2 वेक्टर, क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन ने क्या मान ली, R21 वेक्टर मान ली, ठीक है। यानी कि यहां से इसका स्थिति सदिश R1, यहां से इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 हो गया, इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R2, और ये इसका मान लिया, इन दोनों का क्या है, आपेक्षिक स्थिति सदिश हो गया। अब यहां पे अपन देखें कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2, और ये दोनों अपन ले रहे हैं सेम नेचर की, ये भी पॉजिटिव और ये भी कैसा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो अब यहां पे आप मेरे को बताओ कि इसके ऊपर इसके कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ये सेम नेचर की, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो यहां पे इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके कारण होगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो गया अपना F21, यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और ये क्या हो गया अपना F12 वेक्टर, क्या हो गया अपना F12 वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि आवेश 2 पर लगने वाला पहले के कारण बल, और ये आवेश 1 पर दूसरे के कारण लगने वाला बल हो गया। R1 और R2 क्या हो गए, Q1 और Q2 के क्या हो गए, स्थिति सदिश हो गए। और R21 और इस साइड में अगर लें तो क्या क्या लिख सकते हैं, R12 ले सकते हैं, R12 वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो इस नियम में अपन देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में अपन देखेंगे कि F12 और F21 जो होता है, इनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, इक्वल होगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। और इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी फोर्स की जो लगने वाली जो डायरेक्ट, क्योंकि फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो यहां से अपन लिख रहे हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं कि यहां पे R1 वेक्टर हियर लिख ले अपन। सबसे पहले R1 वेक्टर लिख लें। R1 वेक्टर क्या है, आवेश Q1 का पोजीशन वेक्टर। फिर अपन क्या लिख लें, R2 वेक्टर लिख लें। तो R2 वेक्टर क्या है, आवेश Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया। यहां से अपन क्या लिखें, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या है, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। उसके बाद में F12 क्या हो जाएगा, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ठीक है। उसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर को क्या लिखें, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हो गई इसकी छोटी छोटी पॉइंट हो गए कि यहाँ पे R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर, यानी कि Q1 का स्थिति सदिश हो गया। स्थिति सदिश का मतलब इसके ओरिजिन पॉइंट से इसकी स्थिति को बताता है। R2 किसको बताएगा, इसके ओरिजिन से Q2 की स्थिति को बताएगा। तो ये हो गई इसके पोजीशन वेक्टर हो गए। F21 क्या है, आवेश Q2 पर लगने वाला बल किसके कारण लगेगा, Q1 के कारण। F12 क्या है, किसके ऊपर बल लगेगा, Q1 के ऊपर, किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण हो गया, ठीक है। तो यहां से अब अपन देखेंगे कि F21 और F12 की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, F12 को अगर अपने को डिफाइन करना हो, F21 वेक्टर को अपन क्या करना हो, डिफाइन करना हो, तो क्या लिखेंगे यहां से अपन, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू
R21 कैप। जहां पे R21 कैप क्या है भाई, एकांक सदिश। ये क्या है यहां पे, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर है जो किसको दर्शाएगा, डायरेक्शन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, डायरेक्शन या इसकी दिशा को क्या करता है, शो करता है। तो यहां से अपन R21 जो कैप होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से F21 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर बराबर क्या लिखा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर अपॉन R21 कैप लिखा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और यहां से क्या लिख दें, R21 वेक्टर लिख सकते हैं। क्योंकि R21 कैप क्या होता है, R21 कैप या इसका एकांक सदिश क्या होगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया और इसका क्या हो गया। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और अगर सॉल्व करें तो K Q1 Q2 अपॉन R21 क्या होता है, R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी प्रकार से किसके लिए लिख ले अपन, F12 के लिए लिख ले। तो F12 क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो यहां से इसके लिए क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन, अब क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 का कैप हो जाएगा। R12 का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। अब यहां से F12 बराबर क्या लिखें, K Q1 Q2 अपॉन, अब R12 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यूब, और R12 वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे F12 बराबर क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब और इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं दो चीज़ें अपने पास हैं, एक आ गया F21 और एक आ गया अपना F12। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए देखो यहां से अपन क्या करें, यहां से अगर अपन माइनस कॉमन ले लें, किसको कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या कर जाएगा, या फिर अपन ऐसे करें कि यहां से ये लिख सकते हैं नोट लगा के कि R21 जो होता है, R21 कैप की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस R12 कैप। इसका मतलब क्या हुआ, कैप यानी कि ये एकांक सदिश है। एकांक सदिश किसको दिखाता है, दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। तो पीछे अपन इसमें देखें, ये देखो इसमें अगर देखें तो R21 और R12 इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इसको मान लें ये इधर है तो ये किधर होगा, इधर होगा, ये किधर होगा, इधर। तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से अपन ये लिख सकते हैं कि F21 है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या है, बराबर है, और इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट है। तो यहां से दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और दिशा क्या है, अपोजिट है। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, वह दिशा विपरीत है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये न्यूटन के तृतीय नियम की तरह, किसके तरह है, इट इज लाइक दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ। किसकी तरह है, न्यूटन के तीसरे नियम की तरह। तो ये क्या हो गया, अपना कूलाम के नियम का सदिश निरूपण होगा। क्या हो गया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो आज की क्लास में अपन ने कूलाम का नियम पढ़ लिया और कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया। तो ये अपना कूलाम के नियम वाला टॉपिक हो गया। कल की क्लास में अपन इस कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल लगाएंगे और जो बहुल आवेशों के मध्य जो बल है, जहां से न्यूमेरिकल आने की अपनी संभावना रहती है, तो बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण के सिद्धांत को अपन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।